सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग दोबारा से पढ़ने जा रहे हैं सिविलाइजेशंस ऑफ एशिया के बारे में। सो या गाइस, पिछले वीडियो में जैसे आप सभी लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने अपने दिल्ली सल्तनत और मुगल इंडिया वाले टॉपिक को कंटिन्यू करा था। तो उसी के आगे हम लोग, ये इसका पार्ट 2 है। सो उसी के आगे आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। तो जैसे कि आप सभी लोगों को याद होगा कि लास्ट वाले एपिसोड के अंदर बेसिकली आपको बहुत कुछ मैंने बताया था। अगर आपने वो वाली वीडियो आपने नहीं देखी है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को जाके देख लेना। उसके बाद आप इस वाली वीडियो के ऊपर स्विच हो सकते हैं। सो या आज हम लोग उसी टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम देखेंगे चेंजेस अंडर द दिल्ली सल्तनत, यानी सबसे पहले हम देखते हैं ये जो हमारी दिल्ली सल्तनत थी उसके अंदर क्या क्या चेंजेस हुए थे। सो या sultans introduced Muslim systems of government. Turks, Persian, Arabs come to serve as soldiers or officials. Trade between India and Muslim lands increased during the Mongol raids 1200, यानी 1200 का जो हमारा टाइम था वहाँ पे मंगोल रेड्स हुई थी। Scholars from Baghdad came to India bringing Persian and Greek learning, यानी कि जो हमारे स्कॉलर्स थे वो बागदाद से आए थे इंडिया पर्शियन और ग्रीक लर्निंग को लेकर। सो या गाइस, अब आते हैं हमारे पास नॉर्थर्न इंडिया फ्रेगमेंट्स। मंगोल आर्मीज 1398 कम इन प्लंडर नॉर्थ इंडिया एंड स्मैश दिल्ली, यानी जो हमारी मंगोल की आर्मीज थी उस टाइम की, जो हमारे मंगोल्स थे उस टाइम पे वो आए थे और 1398 के पीरियड के दौरान, और उन्होंने हमारी पूरी नॉर्थ इंडिया को प्लंडर कर दिया था। प्लंडर यानी कि अबेंडन कर दिया था, एक टाइप से पूरा लूट लिया था। एंड स्मैश दिल्ली, ओवर 1 लाख हिंदूज डाई, दिल्ली विल स्लोली रिकवर बट द सुल्तान्स विल नो लॉन्गर कंट्रोल अ लार्ज एम्पायर, यानी कि बहुत सारे लोगों की डेथ हो चुकी थी उसके अंदर। किसके अंदर? जो मंगोल आर्मीज ने अटैक करा था उसके अंदर बहुत सारे लोगों की, हिंदूज की डेथ हो गई थी। 1 लाख हिंदूज की डेथ हो गई थी। दिल्ली विल स्लोली रिकवर, यानी इस लाइन का मतलब है कि जो हमारी दिल्ली थी वो तो धीरे धीरे रिकवर हो रही थी, बट जो हमारे सुल्तान्स थे वो अब ज्यादा एम्पायर, बड़ा एम्पायर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। नॉर्दर्न इंडिया विल फ्रेगमेंट इनटू राइवल मुस्लिम एंड हिंदू स्टेट्स, यानी जो हमारा नॉर्दर्न इंडिया था वो मुस्लिम और हिंदू स्टेट्स के अंदर बट गया था। ठीक है। सो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास द बुद्धिस्ट रॉक आउट केव टेम्पल इज इन नॉर्दर्न इंडिया। अब देख सकते हो गाइज, यहाँ पर एक बुद्धिस्ट द्वारा एक टेम्पल केव आउट किया गया, यानी कि उस टाइम पे गाइज देखो आपको बताता हूँ कि जो उस टाइम के बुद्धिस्ट वगैरह होते थे ना, उनका कोई फिक्स्ड परमानेंट सेटलमेंट तो नहीं होती थी, है ना। उनकी कोई फिक्स्ड परमानेंट सेटलमेंट नहीं होती थी, बट या ये जरूर होता था कि वो उनको रहने के लिए कुछ ना कुछ तो जगह चाहिए थी, है ना। तो उन्हें जो उन्हें जगह प्रोवाइड की जाती थी उन वहां पर, या तो वो अपनी जगह को खुद काम आउट करते थे, या फिर उन्हें कोई ना कोई जो लार्ज बिल्डर्स होते थे वो उन्हें अपने घर जो है एक टाइप से दे देते थे, क्योंकि वो भिक्षु थे। और वो जैसे कि आपको पता होगा, मैंने बुद्धिज्म के ऊपर भी वीडियो डाली हुई थी। सो या अगर आपने वो नहीं देखी तो वो भी आप देख सकते हो इस वीडियो के बाद, आप जाके देख लेना। मैं इस वीडियो की लिंक, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा बुद्धिज्म वाली वीडियो का। सो या द बुद्धिस्ट रॉक आउट केव टेम्पल इज इन नॉर्दर्न इंडिया, यानी कि बुद्धिस्ट द्वारा एक रॉक को कट करके ये वाला टेम्पल बनाया गया था। ये नॉर्दर्न इंडिया के अंदर सिचुएटेड है। बुद्धिज्म वाज ऑलरेडी एन एंशिएंट रिलीजन बाय द टाइम ऑफ द अर्लीस्ट मुस्लिम इन्वेजन्स एंड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंडियन कल्चर, यानी कि जो बुद्धिज्म था वो एक बहुत ही पुराना रिलीजन था, और जो मुस्लिम के इन्वेजन्स हुए थे उस टाइम तक वो इंडियन कल्चर का बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट कल्चर बन चुका था, इम्पोर्टेंट रिलीजन बन चुका था, आप कह सकते हैं। ठीक है। सो अब नेक्स्ट देखते हैं। टू मुस्लिम डायनेस्टीज रूल्ड मच ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। द दिल्ली सल्तनत lasted more than 300 years before the Mughal dynasty replaced it. Analyze maps describe Tamerlane's route into India. जो हमारे टैमरलेन्स थे, ये वाले मैप के अंदर आप देख सकते हो, जो हमारी टैमरलेन्स थी वो हमारे इंडिया के अंदर अटैक करते हैं एट द टाइम व्हेन द मुगल्स वर कमिंग टू रूल इंडिया। द टू मुस्लिम डायनेस्टीज रूल्ड मच ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, यानी जो हमारी दो मुस्लिम की डायनेस्टीज थी वो ज़्यादातर हमारी इंडिया को रूल, सब कॉन्टिनेंट को रूल कर रही थी। कौन कौन सी? एक दिल्ली सल्तनत और एक
मुगल सल्तनत. सो दिल्ली सल्तनत लास्टेड मोर देन 300 years, यानी जो हमारी दिल्ली सल्तनत थी वो 300 years तक चली थी बिफोर द मुगल डायनेस्टी रिप्लेस्ड इट. यानी कि वो 300 years चलने के बाद उसको मुगल डायनेस्टी ने रिप्लेस कर दिया था. नेक्स्ट देखते हैं मीटिंग ऑफ इस्लाम एंड Hinduism. So Hindu worshippers leave offerings at a home altar for the elephant headed god Ganesh. यानी कि जो हिंदू हमारे वर्शिपर्स होते हैं वो अपने घर के ऊपर ऑफरिंग्स रख देते हैं, यानी प्रसाद वगैरह रख देते हैं फॉर द एलिफेंट हेडेड गॉड गणेश. यानी जो हमारे गॉड गणेश है उनके लिए वो एक टाइप से आप कह सकते हो प्रसाद वगैरह रखते हैं अपने घर के अंदर. हिंदूज कॉल गणेश द गॉड ऑफ बिगनिंग्स. जो हमारे हिंदूज होते हैं वो गणेश जी को क्या बुलाते हैं? द गॉड ऑफ beginnings. He is also known as the lord of the people. यानी गणेश जी को lord of the people भी बोला जाता है. नेक्स्ट देखते हैं हम मीटिंग ऑफ इस्लाम एंड हिंदुइज्म. यही कंटिन्यू होता है टॉपिक हमारा. हिंदू मुस्लिम डिफरेंसेस. हिंदुइज्म एंशिएंट रिलीजन हैड मेनी sacred texts, prayed to many statues, believed that statues represented different aspects of one god. यानी जो हमारा हिंदुइज्म था वो एक बहुत ही एंशिएंट रिलीजन था, बहुत ही पुराना रिलीजन था. उसके अंदर बहुत सारे सीक्रेट टेक्स्ट यानी जो धर्म ग्रंथ होते हैं वो बहुत सारे पाए जाते थे. प्रेड टू मेनी स्टैचूज यानी कि बहुत ज्यादा स्टैचूज की वर्शिप करी जाती थी. सॉरी, वर्शिप का मतलब कि उनकी पूजा करी जाती थी, उनकी जय करी जाती थी. बिलीव दैट स्टैचूज रिप्रेजेंटेड डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ वन गॉड. यानी कि जो अलग अलग स्टैचूज उस टाइम पे बनाए जाते हैं. अब जैसे आप देखते हो जब आप मंदिर में जाते हो बहुत अलग अलग टाइप के स्टैचूज बनाए जाते हैं. जैसे शिव जी का होता है, हनुमान जी का होता है. ऐसे उस टाइम पे लोग मानते थे कि अलग अलग जो स्टैचूज होते हैं उनके अंदर अलग अलग गॉड वास करते हैं. Islam was a very new religion, had one text and believed in only one God, was offended that there were multiple idols. यानी कि जो इस्लाम था वो तो मानता था कि हमारे सिर्फ एक ही रूल है, बट जो बाकी लोग थे वो ऑफेंड हो जाते थे कि नहीं हमारे मल्टीपल आइडल्स हैं. जैसे उस टाइम पे लोग मानते थे कि हमारे नहीं बहुत सारे आइडियल्स हैं. आइडियल्स इन द सेंस गाइस कि हमारे बहुत सारे गॉड्स हैं मानने के लिए. सो या वो मानते थे कि तो वो आपस में मतलब ऑफेंड हो जाते थे कि इस्लाम तो सिर्फ एक गॉड को मानते हैं और जो हमारे हिंदूज लोग हैं वो बहुत सारे गॉड को मानते थे. तो बेसिकली आपस में झगड़ा करते थे, वो फ्रेंड हो जाते थे. हिंदूज एक्सेप्टेड द कास्ट सिस्टम एंड ब्राह्मण्स एज प्रीस्ट. यानी उन्होंने ब्राह्मण्स और कास्ट सिस्टम को एक्सेप्ट करा था प्रीस्ट की तरह. मुस्लिम्स बिलीव्ड इन इक्वालिटी एंड नो रिलीजियस हायरार्की. टॉलरेंस ग्रोस. सम मुस्लिम स्कॉलर्स विल आर्ग्यू दैट बिहाइंड द मल्टीपल गॉड्स इज वन गॉड. यानी बहुत सारे गॉड्स के पीछे एक गॉड होते हैं. Hinduism will be accepted as a monotheistic faith. Hindus will be allowed to worship if they pay a tax. यानी जो हिंदूज थे उन्हें अगर वो टैक्स देंगे देन तभी उन्हें वर्शिप करने के लिए अलाउरेंस दी जाएगी. यानी उस टाइम पे ये रूल होते थे गाइस कि अगर आप टैक्स नहीं दोगे तो आपको मंदिर के अंदर वर्शिप करने नहीं दिया जाएगा. Some sultans will even let raja stay ruling their area. यानी जो some सुल्तान होते थे, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो राजा होते थे वो अपने राजा को कई जगह रूल करते हुए छोड़ देते थे सुल्तान्स. नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम. द मीटिंग ऑफ इस्लाम एंड हिंदुइज्म. अब आता है इसके अंदर हमारे कल्चरल शेयरिंग. इंडियन कन्वर्ट्स टू इस्लाम आर गोइंग टू ब्रिंग हिंदू कस्टम्स टू मैरिज. यानी कि जो हमारे इंडियंस थे वो इस्लाम की तरफ जो कन्वर्ट हो रहे थे वो हमारे हिंदू कस्टम्स को मैरिजेस में चेंज करने वाले थे. बोथ ग्रुप्स विल ऑनर ईच अदर सेंट्स. यानी जो जो अलग अलग ग्रुप्स थे वो जो दोनों आपस में ग्रुप्स थे वो अलग अलग सेंट्स को यानी अलग अलग जो ऋषि मुनि थे उनको ऑनर करेंगे यानी उनका सम्मान करेंगे. इन रिस्पॉन्स टू इस्लाम हिंदू कंजर्वेटिव स्ट्रेंथन कास्ट रूल्स. यानी इस्लाम के हिंदू के कंजर्वेटिव में स्ट्रेंथन कास्ट रूल हो गए थे. मुस्लिम्स इन इंडिया विल बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट. यानी जो मुस्लिम्स थे हमारी इंडिया के अंदर वो कास्ट के बेसिस पे डिवाइडेड थे. अ न्यू लैंग्वेज उर्दू विल बिगिन. यानी जो एक नई लैंग्वेज थी उर्दू वो भी बिगिन हो गई थी. इट कंबाइंस पर्शियन, अरेबिक एंड द इंडियन लैंग्वेज स्पोकन इन दिल्ली. यानी उस टाइम पे जो उर्दू बनी थी वो किससे बनी थी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, आप चाहें तो इसे अंडरलाइन भी कर सकते हैं. इट कंबाइंस पर्शियन लैंग्वेज उसके अंदर कंबाइन होती है, अरेबिक लैंग्वेज कंबाइन होती है और इंडियन हमारी जो लैंग्वेज है नॉर्मल इंडियन लैंग्वेज जो दिल्ली के अंदर बोली जाती थी वो भी यहाँ पर कंबाइन होती है. ठीक है गाइस, सो इस वीडियो के लिए बेसिकली इतना ही और मैं मिलूंगा आपसे ऐसी एक धमाकेदार वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में. अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी जाकर इस वीडियो को लाइक कर देना, अब चैनल को सब्सक्राइब कर देना. आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो.